जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि क्या है। हम यहां पर बात करते हैं दो इक्वेशंस की जो कि लीनियर हो। लीनियर वर्ड का मतलब यह है कि जब इनका ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जरूरी है कि वेरिएबल की पावर 1 हो। और इस इक्वेशन में एज अकॉर्डिंग टू चैप्टर टू वेरिएबल्स यानी कि दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई। और क्योंकि हमें दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं इसलिए नॉर्मली हमारे पास दो ही इक्वेशंस होंगी जिनको लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक ही इक्वेशन होती है, उसे हमें सॉल्व करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डी का फॉर्मूला यूज करके। जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और कभी कभी कुछ जगहों पे हमारे पास ax प्लस बी टू 0 गिवन होता है। एक ऐसे भी गिवन हो सकती है, ऐसे भी गिवन हो सकती है, इट डजंट मैटर एनीथिंग। लेकिन जो इक्वेशन आपको गिवन होंगी दोनों, या तो दोनों को आप इस फॉर्म में लिखोगे या दोनों को ही इस फॉर्म में लिखोगे, यानी कि दोनों के राइट हैंड पे या तो 0 होगा या दोनों के ही राइट हैंड पे आपको कांस्टेंट लेना होगा, तभी आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी है कांस्टेंट टर्म। और a और b क्या है हमारे? a और b हमारे हैं कोफिशिएंट्स। a और b हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट्स, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। और इन सब से इनको सॉल्व करने के हमारे पास ये दो इक्वेशंस एक साथ गिवन होंगी, एक सिंगल इक्वेशन गिवन नहीं होगी। और जब ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी हमें, तो हमें ये इस फॉर्म में गिवन होंगी a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। यानी कि यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी। हमें वही फाइंड आउट करनी है बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, इनमें हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या है a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, b1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व होंगी या नहीं होंगी। उनके लिए अलग फॉर्मूला है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये कहलाता है, जब हम इस तरह से दो इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं तो ये कहलाता है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास दो इक्वेशंस का एक सिस्टम बन गया, इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इनका जब भी कभी ग्राफ बनाया जाता है एक सिंगल इक्वेशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मिलने की वजह से इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसके कुछ फॉर्मूलाज पहले डिस्कस करेंगे। इसमें हम करेंगे, एक तो वही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म आपको दी हुई है, यहां पर एक अलग मेथड से दी हुई है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, dx प्लस ई वाई इक्वल्स टू f। इसकी जगह पर आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हो सकता है एज डिस्कस्ड ऑन द प्रीवियस पेज। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग मेथड्स का यूज करके। फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम दोनों इक्वेशंस को सेम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ्स ड्रॉ करना आपने 9th क्लास में सीखा है, फिर भी हम यहां पर एक बार उसको इलेबोरेट करेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल की x या y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी हम y को हटा देंगे या x को हटा देंगे, सो दैट कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, सॉल्व करना इजी होगा। और एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में हम क्रॉस कोफिशिएंट करके या उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे किसी एक वेरिएबल को। कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास अलग अलग इसके सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब x और y की एक सिंगल वैल्यू आती है, यानी x इक्वल्स टू समथिंग एंड y इक्वल्स टू समथिंग। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस
जब x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही होती है, उस इक्वेशन में कुछ भी पुट कर दिया जाए वो उसको इनफाइनाइटली सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारी वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। और नो सॉल्यूशन तब होता है जब उनका कोई भी हमारे पास आंसर नहीं निकल पाता। इसमें जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती हैं एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे। जब ग्राफिकल मेथड में करते हैं तो हमारे पास लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमारी जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन की वैल्यूज निकालते हैं, यानी दूसरी इक्वेशन की जब हम ग्राफिकल वैल्यूज निकालते हैं तो वो उसी इक्वेशन के ऊपर आ जाती हैं। मींस दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइंस कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ में वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं दोनों की दोनों लाइंस। तो हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इसकी कंडीशन अलजेब्रिकली a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू से भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये मेथड है जो हमने पीछे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाले हमने दोनों इक्वेशंस में से। तो हम a1 by a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले कि a1 by a2 हमारे पास क्या है, फिर हम फाइंड करेंगे b1 by b2 क्या है, फिर हम फाइंड करेंगे c1 by c2 क्या है। तो तीन कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, या तो ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी, या तीनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगी, या तीन में से कोई दो वैल्यूज इक्वल होंगी और एक नहीं होगी। तो अगर तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस मैंने आपको बताया था दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट होंगी, दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है और c1 by c2 भी इक्वल है, दैट मींस वो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि ओवरलैप करेंगी और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। यानी इस तरह से वही जो मैंने पीछे बनाया था डायग्राम, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। और तीसरा हमारे पास जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 होगा बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, वो c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा, तब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी। और इस केस में हम आंसर लिखेंगे नो सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें हमारी पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखेंगे हम कि कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड चेक द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस हमें यह बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। हम कंसिस्टेंसी के लिए ये याद रख सकते हैं कि जब भी कभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन आया, इसको भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट, इसमें हम कहते हैं कंसिस्टेंट। इस केस में जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तब भी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट मींस दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई। और इस केस में जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है और नो सॉल्यूशन होता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इस केस में हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम अब पहले क्या करेंगे, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 की वैल्यूज को निकाल करके चेक करेंगे कि वो इक्वल है नहीं है या तीनों इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हमें करना है, क्वेश्चन में हम यहां से अगर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 18। तो हम सीधा लिख रहे हैं a1 by a2 इक्वल्स टू 5/10, this is 1/2, b1 by b2 equals to 3/6, this is equals to again 1/2, दो तो इक्वल आ गए। c1 by c2 equals to 9/18, 1/2। तो ये हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2 तीनों ही इक्वल आ गए। तो इस केस में हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो तीनों ही इक्वल है, बिकॉज a1 by a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तीनों ही इक्वल है। सो हमारे पास ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
with infinitely many solutions. Infinitely many solutions. इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. कभी कभी किसी किसी पेपर में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे सॉल्यूशन फाइंड करने को भी कह देते हैं. जब भी कभी ऐसा हो, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो आप सेकंड वेरिएबल को यानी कि y को k पुट कर देंगे. पुटिंग y इक्वल्स टू k इन इक्वेशन 1. हम इक्वेशन 1 में y को k ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 3k इक्वल्स टू 9. सो 5x equals to 9 minus 3k. Final answer will be x equals to 9 minus 3k upon 5. 5 उधर जाके डिवाइड हो गया और हम यहां लिख देंगे ब्रैकेट में k belongs to real numbers. r means real numbers और ये जो साइन हम बीच में बनाते हैं, this is the sign of k belongs to, यानी कि k कोई रियल नंबर है. अगर आपको ये साइन याद ना रहे तो आप लिख सकते हो k is any real number. k is any real number. यानी y की वैल्यू हम अगर k लेते हैं, y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 5. 9 माइनस 3 6 अपॉन 5. ऐसे अगर हम y को 2 लेंगे तो अकॉर्डिंगली x की भी कुछ और वैल्यू निकल आएगी. ऐसे बहुत सारे पेयर्स हमारे पास निकल आएंगे. कभी कभी पेपर्स में वो कह देते हैं कि आप 3 पेयर्स ढूंढ के दिखाओ, तो आप कोई भी वैल्यूज k की जगह पुट करके x की वैल्यूज k को 1 2 3 पुट करके निकाल लेंगे. तो इस तरह से आपके पास अलग अलग वैल्यूज निकल आएंगी. तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का हुआ है. अगर हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इसका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, एक के ऊपर एक लाइंस आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत आसान वाली वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने क्वाड्रेटिक वाले में भी यही कहा था, जिन बच्चों ने हमारा क्वाड्रेटिक का चैप्टर अटेंड किया होगा, कि पहले हम कोशिश करते हैं कि हम उस गिवन वर्ड प्रॉब्लम को टेबल में कन्वर्ट करें. अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी इजियर टू फॉर्म द इक्वेशन. तो ये तो वैसे बहुत आसान वाला क्वेश्चन है. इसमें है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स. हमारे पास यहां पर 2 kg एप्पल्स है और 1 kg ग्रेप्स, और उनकी कॉस्ट ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160. वो हमें 160 फाइंड आउट होती है. सिमिलरली आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स. यहां पर 4 kg हमारे पास एप्पल्स है और 2 kg ग्रेप्स है, और वो हमारे पास रहते हैं 300 रुपीज के. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली. हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली का मतलब यह है कि हमें इक्वेशंस फॉर्म करके दिखानी है. तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे. हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक कॉस्ट लेट कर लेंगे, कॉस्ट पर केजी इन रुपीज. ये हम रुपीज में लेट कर रहे हैं एप्पल्स एंड ग्रेप्स के लिए. एप्पल्स ग्रेप्स, इसको हमने ले लिया x रुपीज पर केजी, इसको ले लेते हैं y रुपीज पर केजी. तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है 2 kg एप्पल्स. अगर 1 kg का x है तो 2 kg का कितना हो जाएगा हमारा 2x. और एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स तो हमारे पास y है ही, और टोटल हमें दिया हुआ है इनका टोटल हमें दिया हुआ है, इनका टोटल है हमारे पास 160. दैट मीन्स 2x प्लस y इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 160. ऐसे हमारे पास सेकंड कंडीशन कहती है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स. 4 kg एप्पल्स कितने के हो जाएंगे हमारे पास 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स. 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितने के हो जाएंगे हमारे पास 2y. तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल्स टू, टोटल हमें दिया हुआ है 300. ये हमें दिया हुआ है 300. यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहां पर हम पहले तो हम इसको निकाल सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2. वैसे तो इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि हमें करना क्या है.
मैं इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, एक तो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और दूसरा हम इसमें से पहले ही बताएंगे कि इसके आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम इसको, ये हमारे पास डेली लाइफ की एक सिचुएशन है। वैसे जनरल में मैं एक जनरल बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये जो हम इक्वेशंस करते हैं इनका क्या बेनिफिट है। इनका बेनिफिट यहां पर है कि हम पता लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो कैसी रहेगी इक्वेशंस की फॉर्म में। हम लाइफ की कई उन सिचुएशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो शेयर में मार्केट कैसी उठ रही है, कैसी गिर रही है, हमें कहां कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां कितना लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, ये हायर क्लास में जाकर के हम सीखते हैं। तो हमारी जिंदगी भी एक समीकरण है जिसे हमें सॉल्व करना है हर वक्त, हर दिन, हर पल। तो यहां पर हम कर रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो पहले हम a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। b1 बाई b2 इक्वल्स टू, यहां पे y के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा इसलिए 1 इसका कोफिशिएंट, और यहां y के साथ हमें दिख रहा है 2, 1 अपॉन 2 अगेन सेम, एंड c1 बाय c2, c1 upon c2 is 160 upon 300. This is 16 upon 30. This is 8 upon 15. Clearly, a1 by a2 equals to b1 by b2, not equals to c1 upon c2. Because ये दोनों इक्वल है और ये नहीं है, so inconsistent, नो सॉल्यूशन। इसमें हमारा आएगा नो सॉल्यूशन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये दो पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी कि अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन से भी लिया गया है तो एक महीने में जो एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट है और जो नेक्स्ट मंथ में एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है। दैट मींस इनके रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं जो कि एक फिक्स रेट को शो नहीं करते हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और ग्राफ बनेगा तो पैरेलल लाइंस बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं बिल्कुल क्लियरली, हर टीचर आपको यही कहेगा, आपको खुद को भी पता है, आप कोई भी 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 10 पेपर, कितने ही पेपर उठा लो, अननोन की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक क्वेश्चन पक्का 101% आता ही आता है जो कि a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 पे बेस्ड होता है, या क्वाड्रेटिक में से भी आता है। क्वाड्रेटिक में से हमारा जो डी वाला फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें से भी अननोन की वैल्यू फाइंड वाला क्वेश्चन आता है हमारा, दोनों में से आता है। और नॉर्मली पेपर के अंदर आप पेपर अगर उठाएंगे कोई भी क्वेश्चन पेपर, तो आपको दोनों के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, यानी कि अननोन की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें से हम देख रहे हैं, हमें देखना है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से पहले, हमें मालूम है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हमें मालूम है कि क्या होना चाहिए, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2 होना चाहिए। a1 और a2 क्या हमारे 10 और 20, b1 बाय b2 क्या हमारा 5 बाय 10, और c1 बाय c2 क्या हमारा माइनस के माइनस 5 और माइनस के। मैंने आपको पहले भी कहा है, बी केयरफुल, या तो ये दोनों कांस्टेंट राइट साइड पे हो या दोनों ही कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे हो। यहां दोनों ही लेफ्ट साइड पे हैं तो इनको हमने c1 बाय c2 ले लिया, यहां माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या आ गया हमारा 1 बाय 2, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू के माइनस 5 अपॉन के। दैट मीन्स के माइनस 5 अपॉन के किसके इक्वल होगा, 1 बाय 2 के इक्वल होगा। के माइनस 5 अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा, 2k-5 इक्वल्स टू k, k इंटू 1 इज k, खोल देंगे ब्रैकेट को, 2k-10 इक्वल्स टू k, k को इधर ले आएंगे, 2k-k इक्वल्स टू 10, 10 उधर जाके प्लस का हो गया, 2k-k इज k इक्वल्स टू 10. दिस इज ओवर आंसर, k इक्वल्स टू 10 इज ओवर आंसर. चेक कर सकते हैं हम, अगर मैं k को 10 ले लूं तो 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 और नीचे 10, 5/10 क्या होगा, 1/2, द सेम थिंग. तो हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं. इक्वेशंस वाले सभी क्वेश्चंस में एक बेनिफिट ये होता है कि हम फाइनल आंसर को अपने क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. यहां हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है. 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1. तो हम पहले इसको इक्वेशन को थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं. 5/x-1 प्लस 1/y-2 equals to 2 and 6/x-1 minus 3/y-2 equals to 1. जब भी कभी आप किसी इक्वेशन को देखें और आपको x और y बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिखाई ना दे, यानी कि जैसे प्रीवियस इक्वेशंस में हम देख रहे थे, प्रीवियस जो भी इक्वेशंस हमारे पास थी, जितनी भी हमने इक्वेशंस की, उसमें x और y हमें क्लियरली वेरिएबल दिखाई दे रहे थे. यहां पर x और y जो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं. x के साथ हमें -1 दिखाई दे रहा है, y के साथ -2 दिखाई दे रहा है. जब भी कभी ऐसा हो आपको रिपीटेड दिखाई दे x -1 y-2 y-2, तो इन्हें कुछ और पुट कर दो, कोई और वेरिएबल पुट कर दो. लाइक हम यहां पर पुट कर रहे हैं, हम इसको पुट कर रहे हैं 1/x-1 को हम पुट कर रहे हैं u एंड 1/y-2 को हम पुट कर रहे हैं v. हमने अनदर वेरिएबल ले लिया. तो ये जो मेरे पास 5/x-1 है, ये क्या हो जाएगा मेरा, हम इसको 5/x-1 को क्या लिख सकते हैं. कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूं इसको. हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1, दिस इज 5u. सिमिलरली 1/y-2 तो हमारा है ही v, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बिकम, ये मेरे पास हो जाएगा 5u और ये क्या हो जाएगा प्लस v. 5u प्लस v इक्वल्स टू 2. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 6/x-1 है तो 6 इंटू 1/x-1 होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास इक्वेशंस रिड्यूस हो गई. इनको रिड्यूस टू अनदर वेरिएबल कर देते हैं. बाद में हम जब u और v की वैल्यू निकल आएगी तो उनको यहां सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इसमें हमारे पास, इसको हम कर रहे हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से. यहां पर हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे, या हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं आपको यहां पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट दिखा रहा हूं. हम यहां पर हमारे पास इस इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1. अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम, आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड या थर्ड बाय 3. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पास आ जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 3 2 6. इस इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं. ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं. मींस इस इक्वेशन को मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया. समझो हमने ऐसे लिख दिया, कई बार बच्चे लिख देते हैं, तो लिख दो इसको, इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया. तो ये इक्वेशन मेरे पास हो गई 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1. अब ऐसा क्यों किया हमने, यहां पर हमारा जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, 3 एंड -3. इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर ये दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, कट जाएगा, 3v से 3v कट जाएगा. और अगर ये सेम साइन होता तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते, तो हमारा तब भी 3v से 3v कट जाता. तो यहां पर हम इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं. अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा 15u प्लस 6u इज 21u,
3v से 3v मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 7. सो u इक्वल्स टू 7/21. सो u इक्वल्स टू 1/3. ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई. अब u की वैल्यू को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 5u प्लस v इक्वल्स टू 2. u की जगह हमें क्या पुट करना है, 1/3 प्लस v इक्वल्स टू 2. v क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 5/3. v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू 1 इज 5/3, जो उधर जाके माइनस हो गया. तो v की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2 6 माइनस 5 1/3. ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई. लेकिन u और v क्या है हमारे, 1/x-1 एंड 1/y-2. तो हम u की वैल्यू जो कि 1/3 है, इसको ले लेंगे 1/x-1. 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3. न्यूमरेटर के इक्वल है तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, तो x-1 इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 4. सिमिलरली हम यहां से v की जगह क्या ले लेंगे, v क्या था हमारा, 1/y-2. दिस इज 1/3. सो y-2 इक्वल्स टू y-2 y-2 इक्वल्स टू 3. सो y इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 5. तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5. इसे हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके एक और वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया. और इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. यहां पे हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके एलिमिनेट कर दिया और उससे हमारी वैल्यू निकल आई. गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन. माय फेवरेट क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है ये. और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन मेरा इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें या मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसको डाला हुआ है. लेकिन जो हमें प्रेस्क्राइब्ड है सीबीएसई की तरफ से कि ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, बट लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. और नॉर्मली जितने भी स्कूल के पेपर्स आप उठाएंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा जिसमें कि आपको कोफिशिएंट जो है क्रॉस दिखाई देंगे. इस कैटेगरी को मैं बोलता हूं क्रॉस कोफिशिएंट क्वेश्चंस. क्रॉस कोफिशिएंट सम्स और क्वेश्चंस. इसको नाम याद रखना है आपको, क्रॉस कोफिशिएंट. दिस इज द टर्म, टीटी टर्म है. टीटी टर्म का मतलब होता है ट्यूटर टर्म. ये आपको दिया नहीं गया बुक्स के अंदर, इसको हम ट्यूटर टर्म बोल देते हैं कि क्रॉस कोफिशिएंट है. क्रॉस कोफिशिएंट जब भी दिखे आपको y और x का कोफिशिएंट, x और y का कोफिशिएंट एक जैसे दिखाई दे, तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है. जब आप उनको दोनों को ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास दो इक्वेशंस रिड्यूस होकर आएंगी जो कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन होंगी, जो सिर्फ x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में होंगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो अगर आप इनको किसी भी मेथड से करो, अगर आप ग्राफिकली करने की कोशिश करोगे बहुत बड़ी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, सॉल्विंग बहुत लंबा होगा. अगर आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करोगे तो इसको 152 से इसको 378 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा होगा. अगर आप x या y की वैल्यू उठा के एक में से दूसरे में पुट करोगे तो इट विल बी ए लार्जर कैलकुलेशन, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्रॉस कोफिशिएंट के लिए आपने एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सिंपल. तो इसके लिए आपको हमेशा, मैं एक यही ट्रिक है इसकी कि इसको हम करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे हम, यहां से हम ऐड जब करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -378 प्लस 152 क्या आएगा हमारा, -8 -2 is 6, 7 -5 is 2 and 3 -1 is 2, -226x. और अगर हम ध्यान से देखिए ये दोनों भी सेम ही है, तो y के साथ क्या आ जाएगा, -226y equals to -74 -604. This will be -678.
अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, -2 2 6 कॉमन है, यहां रह जाएगा x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए हो जाएगा +y। हमेशा ऐसा होगा जब भी कभी आप उनको ऐड करोगे तो उनका, क्योंकि यहां और यहां सेम नंबर थे तो ऐड करके कॉमन सेम आ जाएगा उनका। दिस विल बी इक्वल टू -678। ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -678 अपॉन -226 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 226 678 3 आ जाएगा। ये इसका 3 टाइम्स है एग्जैक्टली। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 3। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 378 प्लस 152 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 प्लस 2 10 का 0, 1 7 प्लस 5 12 13 का 3 1 3 प्लस 1 4 530। दिस विल बी 530 एंड अगेन ये भी माइनस और 372 माइनस 152 क्या हो जाएगा हमारा, -530 y इक्वल्स टू 604 माइनस प्लस का और 74 माइनस का। अगेन आप देखो 4 माइनस 4 0, 60 माइनस 7 इज 530। सेम नंबर्स आ गए, इजी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। 530 कॉमन ले लो, 530 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां रह जाएगा, यहां पर हमारे पास x है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 530। 530 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 530 अपॉन 530। दिस इज 1। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। बहुत आसान है, क्लियरली पता चल रहा है। x और y क्या हो जाएगा, 2 और 1, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1। बट लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें करके दिखाना पड़ेगा। अगेन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स इज 2x, y से y कट जाएगा, 3 प्लस 1 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4/2 दैट इज 2। x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 में हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, दिस इज 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस कोफिशिएंट क्वेश्चंस के लिए मैं अगेन बताऊंगा आपको कि अगर क्रॉस कोफिशिएंट हो, आपको ये क्रॉस कोफिशिएंट दिखे ऐसे, तो इसमें एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ कॉमन लेके ये दोनों इजी इक्वेशंस बन जाएंगे। और हमेशा ये इक्वेशन x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में ही बनेंगी, तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज एज वाइज क्वेश्चंस। इसमें हमारा एज के क्वेश्चंस हैं। 5 years later Jacob age will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? एज यूजुअल जैसा मैं पहला ट्रिक बताता रहा हूं हमेशा ही, कि कभी भी आप क्वेश्चन को एट ए स्ट्रेच एक साथ ना पढ़ें, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां हमें जैकोब और उसके सन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग टेबुलर फॉर्म बनाते हुए करेंगे। एजेस को इन ईयर्स लेंगे, जैकोब की और उसके बेटे की प्रेजेंट एजेस। हम यहां पर ले रहे हैं एजेस इन ईयर्स। हम ईयर्स में एजेस लेंगे किसकी, फादर का नाम क्या है, जैकोब, आप इसको जैकोब बोल सकते हो, एंड सन। हम एक को लेंगे x और एक को ले लेंगे y। तो हमारे पास प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं इनकी x एंड y। अब हमारे पास कंडीशन है 5 years लेटर, कुछ भी मत पढ़ो आगे, पहले 5 years लेटर निकाल लो। 5 years लेटर, 5 year लेटर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा y प्लस 5। 5 साल बाद दोनों की एज में 5 5 ऐड कर दो, तो x प्लस 5 y प्लस 5। 5 years later Jacob age will be 3 times that of his son.
जैकोब की एज अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी ये वाली एज इसका क्या होगी 3 टाइम्स। तो इसको इसका 3 टाइम्स आप यही टेबल पे भी लिख सकते हो एज ए नोट्स। कैसे लिख सकते हो, दिस इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहां कंफ्यूजन है तो आप नीचे लिख सकते हो इसको। तो नीचे कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको अलग से लिखेंगे ताकि टेबल हमारी डिस्टर्ब ना हो। तो हम यहां पर लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। दिस विल बिकम, खोल देंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 50। 3y इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 इज 10। तो एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। गोइंग टुवर्ड्स द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन पे जाएंगे। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स। 5 years ago, अब हमें 5 years ago पे जाना है, तो पहले 5 years ago लिख लेते हैं। 5 years ago, एगो में क्या होगा, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे, y में से भी 5 माइनस कर देंगे। 5 years ago जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दैट मींस ये एज इसका 7 टाइम्स है, दिस इक्वल्स टू 7 टाइम ऑफ दिस। हम यहां भी लिख सकते हैं टेबल के ऊपर, और अगर हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर हमें लगता है कि हमें वैसे करना है, तो हम अलग से भी लिख सकते हैं इसको। हम इसको नीचे अलग से लिख करके सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। खोल देंगे इस इक्वेशन को, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। 7y इधर आ जाएगा, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। दिस विल बी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इन दो इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे कैरी कर लेते हैं हम। x माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 7y इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इसको मैं अब करके दिखा रहा हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम x या y की वैल्यू को उठा करके दूसरी फर्स्ट इक्वेशन से उठाएंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो मेरा x आ जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। 10 प्लस 3y, ये वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम ये कहां पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल बिकम, x की जगह मेरे पास आ गया 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। फर्स्ट में से उठा के हमने सेकंड में x की जगह क्या पुट कर दिया, 10 प्लस 3y। तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 7y इज माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। सो माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 40। सो y इक्वल्स टू 40 अपॉन 4। सो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 10। y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू 10 उठा करके वहां पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3y। दैट मीन्स 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया 10 प्लस 30, दिस इज 40। 10 प्लस 30 इज 40, ये x आ गया। सो हमारे पास जैकोब की प्रेजेंट एज क्या आ गई 40, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या आ गई 10। क्वेश्चन में पुट करके चेक करें कि सही है कि नहीं है। क्वेश्चन था हमारा 5 years लेटर, 5 साल बाद, 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी 45, और इसकी 5 साल बाद क्या हो जाएगी 15। तो ये इसका ट्रिपल है। क्या ये इसका ट्रिपल, यही क्वेश्चन में गिवन है।
क्वेश्चन में हमें गिवन था इसका 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, ये 5 साल बाद 45 है और ये 5 साल बाद 15 है। सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन भी लगा के देख लेते हैं अपनी। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? दूसरी कंडीशन है हमारी, दूसरी कंडीशन थी हमारी 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो ये क्या होगा? 5 इयर्स एगो ये हो जाएगा 5 साल का, और ये 5 इयर्स एगो होगा 35 इयर्स का। तो फादर सन का कितना है? 7 टाइम्स। क्या क्वेश्चन में 7 टाइम गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 इयर्स एगो जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बिल्कुल ठीक है। 5 इयर्स एगो उसकी एज 7 टाइम्स आ रही है उसका, 35 और 5। मैंने आपको पहले ही कहा कि इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में आप हमेशा ये कर सकते हो कि आप फाइनल आंसर को सब्स्टिट्यूट करके ये पता लगा सकते हो अपने क्वेश्चन में कि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वेंट टू ए बैंक। मीना बैंक में जा रही है टू विड्रॉ 2000 रुपीज। उसको 2000 रुपए विड्रॉ करने हैं, 2000 रुपए लेने वो बैंक गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स। वो कैशियर को कहती है मुझे 50 और 100 के नोट दे दो। मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। आपको बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज आर रिसीव्ड। 50 रुपए वाले कितने हैं और 100 रुपए वाले कितने हैं? तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स। इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले नंबर ऑफ नोट्स हैं आपके पास 100 रुपीज वाले और 50 रुपीज वाले। 100 रुपीज वाले नोट आप लेट कर लो एक्स है और 50 रुपीज वाले आप लेट कर लो वाई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीना गॉट 25 नोट्स। टोटल कितने हैं उसके पास? टोटल नोट्स है उसके पास x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमें कितना गिवन है? x प्लस हमें गिवन है y 25। तो हमारी एक इक्वेशन तो यही बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब इनकी जो वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू कितनी है? एक नोट की 100 है तो x नोट्स की कितनी हो जाएगी? 100x। एक नोट की वैल्यू 50 रुपीज है तो y नोट्स की कितनी हो जाएगी? 50y। और टोटल वैल्यू होनी कितनी चाहिए? टोटल वैल्यू होनी चाहिए ₹2000। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2000। ये तीनों नंबर हम देख रहे हैं 50 से डिविजिबल है, तो हम पहले 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2000। 50 को उधर ले आके डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 अपॉन 5 200 अपॉन 5 इज 40। और एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है ही, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। कई बार हमें जज करना होता है कौन सा मेथड इजी है। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी इजी है और डायरेक्ट अगर आप इन दो इक्वेशंस को माइनस कर दो, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x minus x is x equals to 40 minus 25 is 15। और x की वैल्यू 15 अगर यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 10। ये मैंने यहां पर एक स्टेप बीच में डायरेक्ट कर दिया कि x की वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं 15 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरह से उसके पास 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 15 नोट्स होंगे, तो टोटल वैल्यू उनकी कितनी हो जाएगी? 1500। और 50 वाले कितने नोट्स हैं उसके पास? 10 नोट्स हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 500। 1500 प्लस 500 क्या हो गया? 2000। ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को चेक कर लिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered।
अक्सर आप जब कभी भी टैक्सी में या ऑटो में, अब तो खैर वो सिस्टम नहीं रहा है, पहले ये सिस्टम हुआ करता, अब तो आजकल कैब्स आती हैं या आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट चार्जेस आ जाते हैं कि आपको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है तो टोटल चार्ज कितने हैं। लेकिन अगर आप पुराने टाइप के ऑटोज में या पुरानी टाइप की टैक्सी में बैठे तो उसमें आप जैसे ही बैठते थे तो ड्राइवर बैठते ही उसका मीटर टक टक करता था, जिससे कि उसमें एक फिक्स चार्जेस आ जाते थे। पहले ऑटो में जैसे 20 रुपीज आ जाते थे या टैक्सी में 50 रुपीज आ जाते थे, एक फिक्स चार्जेस बैठते ही आ जाते थे। वो समझो कि आपको बैठने का किराया देना ही देना है। फिर उसके बाद पर किलोमीटर आपके चार्जेस बढ़ते थे। तो हम कभी अगर जब जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस पे, कभी ऑटो में या कभी उस पे जाते थे टैक्सी पे, तो हमारी नजर मीटर पे रहती थी, ओए तेज चल रहा है इसका मीटर, तेज चल रहा है, ओए नहीं नहीं धीरे चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। हम यही करते रहते थे। और कई बार बैठे बैठे कस्टमर जो है, जो बैठा होता था पीछे, ट्रैवलर बैठा होता था, वो कई बार ड्राइवर को बोल भी देता था आपका मीटर तो फास्ट है ड्राइवर साहब। तो ड्राइवर कहता नहीं जी ठीक है हमारा मीटर। तो उसमें पहले तो एक फिक्स चार्जेस होते थे और फिक्स चार्जेस के बाद पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस आते थे। द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर आते थे। तो उसका यहां पे एक उसने एक रिकॉर्ड दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 75 रुपीज और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 110। तो आपको अंडरस्टूड है फिक्स चार्ज भी निकालने होंगे और पर किलोमीटर भी निकालने होंगे। और उसके बाद आपको बताना है कि कितना पे करना पड़ेगा उसको अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कई बार बच्चे बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, वो देखते हैं 10 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है और 15 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दो, 10 और 15 25 हो गया तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो इसमें हम पहले लेट करेंगे कि हमारे पास जो उसका एक फिक्स चार्जेस है वो क्या है। तो फिक्स चार्जेस हम लेट कर लेते हैं यहां पर, चार्जेस इन रुपीज, चार्जेस इन रुपीज हमारे पास है फिक्स्ड वाले x और पर किलोमीटर वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर, ये हम लेट कर लेते हैं y। तो जैसे ही वो बैठेगा, बैठते ही उसके क्या हो जाएंगे x रुपीज, और फिर आगे 10 किलोमीटर के लिए अगर वो 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको टोटल कितने देने पड़ेंगे 10y और देने पड़ेंगे। तो फॉर 10 किलोमीटर उसको कितने हो जाएंगे, फॉर 10 किलोमीटर उसको फिक्स तो देने ही पड़ेंगे, प्लस y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके, टोटल हो जाएंगे उसके x प्लस 10y विच इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 75 रुपीज के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई x प्लस 10y इक्वल टू 75। सिमिलरली फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, फॉर 15 किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास, फिक्स चार्ज तो हम वही देंगे, फिक्स चार्ज हमारे वही रहेंगे, फिक्स चार्ज क्या है हमारे x, लेकिन वेरिएबल चार्ज क्या होंगे, पर किलोमीटर y है तो 15 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 15y। तो टोटल कितने हो जाएंगे x प्लस 15y विच इज इक्वल टू हमें दे रखा है ₹110। दो इक्वेशन बन गई, बहुत इजी सी दो इक्वेशन बन गई है। इनमें एक वेरिएबल x सेम आ रहा है तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, हम इनको अलग से लिख लेते हैं। x प्लस 15y इक्वल्स टू 110 एंड x प्लस 10y इक्वल्स टू 75। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, x से x कट जाएगा हमारा, 15y माइनस 10y इज 5y, 110 माइनस 75 इज 35। तो y हमारा आ गया 35/5, दैट मीन्स 7 रुपीज पर किलोमीटर। अब हम y की वैल्यू 7 चाहे फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, किसी में भी पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। x प्लस 10y इक्वल्स टू 75, हमने y की जगह पुट कर दिया 7, या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसकी जगह आप, इक्वल्स टू 75। सो x प्लस 70 इक्वल्स टू 75, सो x इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास x आ गया 5 और y आ गया 7। सिमिलरली
हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें 25 किलोमीटर के लिए बताना है। तो फॉर 25 किलोमीटर की हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर 25 किलोमीटर जैसे ही हम बैठेंगे x रुपीज तो उसका फिक्स चार्ज आ ही जाएगा, और पर किलोमीटर हमें कितने देने हैं y, तो 25 किलोमीटर के लिए हो गए 25y। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 25y। हम यहां x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x कितना है हमारा 5, और y कितना है हमारा, y की वैल्यू हमारी 7। तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 175, 180 रुपीज। सो आवर फाइनल आंसर इज 5 प्लस 175 इज 180 रुपीज। यानी कि उसको 25 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है तो उसको 180 रुपीज पे करने होंगे। वैसे तो इतने कम चार्जेस वाली टैक्सीज और स्कूटर्स अब रहे नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा हाई चार्जेस हो गए, बट इट्स ओके। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, that is breadth is also increased by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimension means length and breadth. ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है, कभी भी क्वेश्चन को एक साथ अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा। इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ें, और जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं साथ साथ उसको समराइज करें टेबुलर फॉर्म में। इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो ऐसी होगी। आप क्या लेट करेंगे? आप लेट करेंगे लेंथ L एंड ब्रेथ B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने सिंबॉलिकल लिख दिया, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए B और एरिया के लिए A। हम लेट कर लेते हैं इन मीटर्स। लेंथ लेट कर लिया हमने x, विड्थ या ब्रेथ हमने लेट कर ली y, एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ मींस xy। अब हम एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, केस 1 और केस 2 लेके करेंगे। केस 1 है हमारा, केस 1, केस 1 में हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। सो एरिया में हमने 9 कम कर दिया, एरिया मींस xy माइनस 9। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ में अगर आप 5 यूनिट्स कम करते हो, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और उसकी ब्रेथ या विड्थ को हमने 3 यूनिट्स इंक्रीज किया। ये हमारा केस 1 है। तो हमने जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन था, हमें एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, y प्लस 3। और हमें मालूम है कि एरिया के लिए हमें क्या करना होता है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 और y प्लस 3 को, तो हमारे पास एरिया दैट मींस xy माइनस 9 आ जाएगा। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस पुट कर देते हैं, x माइनस y, x माइनस 5, y प्लस 3 का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमारे पास है xy माइनस 9, xy माइनस 9। अब हम इसको खोलेंगे, x इंटू वाई इज xy, x इंटू 3 इज 3x, माइनस 5 इंटू वाई इज माइनस 5y, माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15 इक्वल्स टू xy माइनस 9। अब हम जब इधर से xy को उधर ले जाएं या xy को इधर लाएं तो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है हमारी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। माइनस 15 उधर जाके हमारा क्या हो गया? प्लस 15। हमारा माइनस 15 उधर जाकर हो गया प्लस 15। सो हमारी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 9 इज 6। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे हम सेकंड केस पे जाएंगे। केस सेकंड या केस, हमारी जो कंडीशन सेकंड है वो क्या कहती है हमें? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ में हमें 3 यूनिट्स इंक्रीज करना है, तो हम लेंथ को क्या कर देंगे? x प्लस 3।
एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ में 2 यूनिट्स, अंडरस्टूड है, कुछ और नहीं लिखा हुआ, तो जो हमारा सेंटेंस का पिछला पार्ट है इंक्रीज, तो इसमें भी इंक्रीज करेंगे, ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देंगे y+2, द एरिया इंक्रीजेस, अंडरस्टूड है, दोनों को हमने बढ़ाया है तो एरिया भी बढ़ेगा, तो एरिया में कितना बढ़ेगा, एरिया इंक्रीजेस बाय 67, तो एरिया में हमारा यानी एक्स वाई में हमारा 67 बढ़ जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। तो अंडरस्टूड ऐसे हमने वहां किया था, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट हमारा एरिया के इक्वल होगा, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी x+3 इंटू y+2 इक्वल्स टू xy+67, इसको भी खोल देंगे, x इंटू वाई इज xy, x into 2 is 2x, 3 into y is 3y, 3 into 2 is 6 is equals to xy plus 67। यहां xy से xy बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास रह जाएगी वो हो जाएगी 2x plus 3y equals to 67 minus 6, this is 61। तो हमारे पास दो इक्वेशन कैरी ऑन होंगी, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 5y equals to 6, 3x minus 5y equals to 6, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास कैरी होगी वो क्या होगी, 2x plus 3y equals to 61, 2x plus 3y equals to 61, 2x plus 3y equals to 61। पेपर में कभी भी लिखा हुआ नहीं आता कि आपको बाय सब्स्टिट्यूशन करना है या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इवन ग्राफिकल भी यूज कर सकते हो, बट लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा होगा कि आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना है, तब आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, और ज्यादा बेटर रहता है, सब्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में हमारा थोड़ा कैलकुलेशन कम होती है, इजीली हम देख सकते हैं कि हमें इक्वेट करने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द अदर मेथड्स। अगर हम ध्यान से इन दो इक्वेशंस को देखें तो हमारे यहां पर -5 है और यहां 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, तो बहुत इजी रहेगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर है हमारे पास, इसको जब हम 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये दो इक्वेशन हमारे पास, यहां -15y है, यहां +15y है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन के नंबर 1 2 3 आप लिखते हुए चलेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, इक्वेशन सेकंड by 5, we get इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, we get 9x plus 10x is 19x, -15y plus 15y कैंसिल हो जाएगा, और यहां हमारे पास आ जाएगा 323, so x equals to 323 upon 19। तो हमारे पास x आ गया 17, 19 के अगर टेबल से आप इसको कैंसिल आउट करोगे 323 को, तो आपका 17 आएगा। अब x की वैल्यू 17 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, हम इसे पुट कर लेते हैं, 2x plus 3y equals to 61, 2x plus 3y equals to 61, 2x, x कितना है हमारा 17, 2 into 17 plus 3y equals to 61, so 3y equals to 3y plus 34 equals to 61, so 3y equals to 61 minus 34, so हमारे पास 3y की वैल्यू आ जाएगी 27, so y equals to 27 upon 3, so y आ गया हमारा 9। so फाइनल आंसर हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 17 मीटर। यूनिट्स आपको जरूर लिखनी है वरना नंबर टीचर आधा नंबर काट सकता है। ब्रेथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लेंथ एंड विड्थ हमारे दोनों आ गए उसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहां पर्टिकुलरली लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स। आपको इक्वेशन गिवन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इन दोनों के आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस यानी उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं विद फॉर्म बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। आपको ये बहुत केयरफुली देखना है कि उसने आपसे जो ट्रायंगल मांगा है लाइंस के साथ, वो दोनों लाइन के साथ आपको उसका जो बेस लेना है वो क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है या वाई एक्सिस लेना है। क्वेश्चन में मैं एक दो और एक्स्ट्रा चीजें क्लियर करूंगा जो आपको ध्यान से समझनी है। तो हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। हम रफ ड्रॉ करेंगे, आप अपने लिए जब करेंगे तो आप पेंसिल और स्केल का यूज करते हुए करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। मैं y को उधर ले गया और x को इधर ले गया। अब अगर मैं x की कुछ वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास y की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पर हम x और y की वैल्यूज कम से कम, आई वुड सजेस्ट कि आप 3 वैल्यूज जरूर ले x और y की, कम से कम 3 पेयर्स जरूर ले। तो अगर मैं यहां x की कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास y की कुछ वैल्यूज आएंगी। अगर मैं x को 0 लूं तो 5 इंटू 0 इज 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी -5। अगर मैं x को लूं 1 तो 5 इंटू 1 इज 5। 5 माइनस 5 y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर मैं x को लूं 2 तो 5 टू जा 10। 10 माइनस 5 y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मेरे पास 3 पेयर्स आ गए, 0 -5 1 0 एंड 2 5। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो यहां से y उधर चला जाएगा और 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप y को उधर ले गए और x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं या x की वैल्यूज पुट करके y की निकालेंगे। आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। वही 3 पेयर्स हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे। यहां मैं अगर x को लेता हूं 0 तो 3 इंटू 0 इज 0, y इक्वल्स टू आ जाएगा -3। सिमिलरली अगर मैं x को लेता हूं 1 तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। एंड अगर मैं x को लेता हूं 2 तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 3 इज 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह से मेरे पास इसके भी 3 पेयर्स आ गए। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस पे देख लेते हैं हमें मिनिमम मैक्सिमम क्या चाहिए। ये तो 0 1 2 0 1 2 है और इसकी वैल्यूज जो -5 to 5 है, इसकी वैल्यू -3 to 3 है। तो हम इन वैल्यूज में अपना एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप स्केल और उसका यूज करेंगे। पेपर में नॉर्मली आपको ग्राफ गिवन होता है तो आप उसी ग्राफ पे काम चलाएंगे। तो हमने ये ले लिया x एक्सिस, x पॉजिटिव और x डैश दैट इज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली y पॉजिटिव एंड y डैश इज नेगेटिव वैल्यूज। ये हमारा ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। थोड़ा बहुत मेरा मेजरमेंट में अलग हो सकता है क्योंकि मैंने रफ हैंडेड लिया है। यहां लिख लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। पहली वैल्यू है हमारी 0 -5, x का 0 और y का -5। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 0 -5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 0, x का 1 और y का 0। दिस इज दिस and this is 1 0 and the third point is 2 5, x2 and y 5 2 5।
अब इन तीनों पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे। यहां मैं रफ हैंड से कर रहा हूं तो हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी से दिखे आपको। ये हमारी लाइन बन गई 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 की। सिमिलरली अब सेकेंड लाइन के पॉइंट्स पुट करेंगे 0 -3, x का 0 y का -3, ये पॉइंट हमारा 0 -3 है, ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज 1 0, 1 0 इज द सेम पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो बन रहा है आपका 1 0। एंड द थर्ड पॉइंट इज 2 3, x का 2 और y का 3 अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा 2 3। थोड़ा ज्यादा क्लोजर हो गए। आप जब उसको ग्राफ में बनाएंगे थोड़ा ये ब्रॉड वैल्यूज लेंगे तो आपको क्लियरली अलग अलग पॉइंट्स भी दिखेंगे। तो इनको अब रफ एंड से ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम इससे, और फिर हम ज्वाइन करेंगे इसको, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, इससे ज्वाइन करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, और ये 0 3 से ज्वाइन करते हुए हम नीचे चले गए, और इसको ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर देंगे। ये लाइन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हमें वो ट्रायंगल फॉर्म फाइंड करना है, ट्रायंगल फॉर्म बाय द दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो ये है और लाइंस ये रही हमारे पास, ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है हमारे पास, और ये वाली लाइन है। मैं थोड़ा शेड कर देता हूं इसके अंदर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये हमारे पास ट्रायंगल है, थोड़ा छोटा सा दिख रहा है ट्रायंगल। क्लियरली इसकी वर्टिसेस हमें दिखाई दे रही हैं, वर्टिसेस ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। फर्स्ट है हमारे पास 1 0 जो कॉमन थी दोनों में। सेकंड हमारे पास क्या आ रही है, ये रही 0 -3, दिस वन 0 -3, and the third one is 0 -5, 0 -5। ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आ गई। कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें फाइंड करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो ये होगा वाई एक्सिस। यहां क्लियरली बेस कितना है 2 यूनिट, 3 to 4, 4 to 5, ये है। और इसकी जो हाइट होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी हाइट ये होगी, इसकी हाइट हो जाएगी 1। इसका जो एल्टीट्यूड या हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो आप जब इसका एरिया निकालोगे तो बेस में आप लोगे 2 और हाइट या एल्टीट्यूड में लोगे 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में आप पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था तो हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। सिर्फ वर्टिसेस मांगी थी उसने, तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, एंड दिस वन इज माय फेवरेट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास एक्चुअली। थैंक यू कि स्लाइड देख लिया बच्चों ने। ओके, हमें ट्रायंगल एबीसी में गिवन है एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। ये भी हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में रहने वाला क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, और बोर्ड के पेपर्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी है। हमारे पास यहां एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन में छुपी हुई 3 कंडीशंस गिवन है। 3 कंडीशंस क्या है, हमें एंगल सी इज इक्वल्स टू दे रखा है 3 एंगल बी। सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल लूं तो 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। और ऐसे ही मैं ये भी ले सकता हूं, फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल, एंगल सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी भी ले सकते हैं। तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड के इक्वल, सेकंड को थर्ड के इक्वल, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल। एक और भी इसमें हिडन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और वो हिडन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं यहां से निकाल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180
डिग्री माइनस एंगल सी। तो मेरे पास यहां एंगल ए प्लस एंगल बी की एक वैल्यू एंगल सी की फॉर्म में निकल आई। अब इन चारों इंफॉर्मेशंस को एक साथ देख करके हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें। आप ए बी सी को एक्स वाई जेड लेके कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसको ए बी सी ही रहने दो और ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो। टीचर इसको गलत नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको एक्स वाई जेड लेट करोगे तभी कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो यहां पर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस इक्वेशन में। तो मेरे पास हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मुझे क्या लिखना है, 180 माइनस एंगल सी। तो मेरे पास यहां आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। जितना ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एंगल सी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री माइनस 2 एंगल सी। अब ट्वाइस एंगल सी हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो एंगल सी प्लस ट्वाइस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री विच इज थ्राइस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से हमारी एंगल सी की वैल्यू बहुत ही क्लियरली निकल आई। एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 3 विच इज 120 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी निकल आया 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू हमारी आ गई, एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब एंगल सी किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो हम इसको पुट कर लेते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। सो थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री। बहुत इजी है। तो 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री अपॉन 3 विच इज एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमारे पास एंगल सी आ गया 120 डिग्री, एंगल बी आ गया 40 डिग्री। एंगल ए निकालना तो मुश्किल है ही नहीं अब, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180। तो अगर हमें दो एंगल्स की वैल्यू गिवन है, एक एंगल हमें गिवन है 120, एक एंगल हमें गिवन है 40, तो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना एंगल ए बी और सी की वैल्यू में। अगर हम बी और सी की वैल्यू पुट करें तो ए निकल आएगा हमारा। एंगल ए प्लस एंगल बी की कितनी वैल्यू आई हमारी, 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी की वैल्यू 120 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री और 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 20 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द थ्री एंगल्स। तीनों एंगल निकल आए हमारे। तीनों एंगल क्या निकल आए, एंगल ए 20 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल्स जो है आ गए। तो हमने इस क्वेश्चन को, बहुत दिखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि बहुत अजीब सी कंडीशन गिवन थी, लेकिन हम जब उसको अलग अलग कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं और ध्यान से सोचते हैं और कुछ हिडन इंफॉर्मेशन भी हमें नोन होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कि हमने यूज करी है यहां पर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद हम इन क्वेश्चंस के, और मतलब जब हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, एक बार पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम पेपर्स में इन क्वेश्चंस को अप्लाई करके और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, उन सबको पूरा करेंगे। तब तक के लिए हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे क्वेश्चंस के लिए और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।